केमिस्ट्री में आप लोग ने अगर एनसीईआरटी पूरी पढ़ी होगी तो केमिस्ट्री में आपको टोटल 30 यूनिट मिलती हैं और वो 30 यूनिट किस तरह से हैं? 30 यूनिट इस तरह से हैं कि 11th में टोटल है 14 यूनिट्स, मतलब 14 चैप्टर है। और जो 12th वाली एनसीईआरटी है इसमें है 60, तो 14 एंड 16 यूनिट मिला के टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल ये हो जाते हैं कितने? 30। आप ही लोग से बोल दो, वीडियो बनता रहेगा, बाकी ये भी बात आपसे करता हूँ। 30 यूनिट का मतलब बच्चों ये होगा कि आज तारीख है 14 और 14 तारीख है और एग्ज़ाम है आपका 7 मई को। इसका मतलब अगर आप 14 मार्च से 14 अप्रैल तक का भी टारगेट बना लो, पूरी बात पूरी समझ लेना मेरी जो कह रहा है, 14 मार्च से 14 अप्रैल ये टोटल आपको मिल रहा है 30 दिन। 30 ही यूनिट है, 30 दिन तो पूरे मिल ही रहे हैं। और 14 अप्रैल को एग्जाम है 7 मई को। मेरी बात बहुत अच्छे से समझना, 7 मई का मतलब ये हो गया कि इसके बाद भी 14 अप्रैल के बाद भी 16 दिन और उधर करीब 6 दिन, मतलब 20 दिन और एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं। यहाँ से एक चीज समझ में आई कि अगर आप डेली एक चैप्टर का रिवीजन भी कर लो केमिस्ट्री में, और एक चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो, इसलिए कर सकते हो क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आप इतनी केमिस्ट्री पढ़ चुके हो कि अगर एक दिन में एक चैप्टर टीचर रिवाइज करवा दे तो 14 अप्रैल तक 30 दिन में ये पूरी की पूरी 14 यूनिट 11th की और 16 यूनिट 12th की आपकी रिवाइज हो जाएंगी। ये बहुत मैं सिस्टमेटिक बता रहा हूँ। जो बच्चे बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्ट होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो लास्ट में इसी तरह की स्ट्रेटजी बनाते हैं। अगर आपको सिलेक्ट होना है तो ये नहीं आज ये पढ़ लिया कल वो पढ़ लिया, नहीं भैया, ये गलत तरीका है। सिस्टमेटिक तरीका ये है कि आप एक पूरा शेड्यूल बनाइए, एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स आपके पास नोट होने चाहिए कि केमिस्ट्री में कितने टोटल चैप्टर हैं, बायो में कितने चैप्टर हैं और फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं। तो मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ तो केमिस्ट्री का बता रहा हूँ। आप 30 दिन में पूरी केमिस्ट्री रिवाइज कर सकते हो। और इतना आप भी जानते हो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीनों में टीचर्स ने आपको जो चैप्टर्स केमिस्ट्री में पढ़ाए होंगे खूब डिटेल में, जब आप एमटीजी और आईएल से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते होंगे तो टीचर के पढ़ाए हुए बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जिन पे एक भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं मिला होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में पढ़ाई जाती हैं। वो बच्चों इसलिए पढ़ाई जाती हैं कि अगर टीचर 2 महीने में ही कोर्स खत्म कर देगा तो लास्ट मार्च, अप्रैल, मई तक कोचिंग आएगा और कोचिंग एकदम खाली दिखेगी। तो हम लोगों को अपना बिजनेस भी करना होता है, भीड़ भी दिखानी होती है, तो लास्ट तक आपको बुलाने के लिए खूब डिटेल में पढ़ाया जाता है। एग्ज़ाम में उतना आता नहीं है, एग्ज़ाम में बहुत लिमिटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। तो और अगर आपको मेरी बात पे लग रहा हो कि सर गलत बोल रहे हैं तो अब आप एक बार चेक करना, सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले 10 साल में पूछे गए हैं किसी भी एक चैप्टर में, वो किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन थे वो देखना, और टीचर ने जो नोट्स कॉपी पे बनवाए थे, ये स्टडी मटेरियल दिया था, वो कंपेयर करना। आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको दी गई थी जिन पे एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन आया ही नहीं था, ज़बरदस्ती पढ़ाया गया। तो अब हमें क्या करना है? हमें उतना ही पढ़ना है टॉपर्स की तरह। टॉपर्स क्या करते हैं? लास्ट में जब 30 दिन बचते हैं तो यही प्लानिंग करते हैं कि एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज करना है और वही टॉपिक पढ़ने हैं, उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में पूछा जाता है। अननेसेसरी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, ठीक? तो अभी 5:20 हो रहा है, 6:15 से दूसरी एक क्लास यहाँ पे शुरू होगी। तो उससे पहले करीब 40-45 मिनट में मैं कोशिश करूँगा कि मैं 40-45 मिनट में ही कम से कम 2 यूनिट आज रिवाइज करवा दूँ, और मुझे लगता है कि वो 2 यूनिट आराम से रिवाइज हो जाएगी। टारगेट लेके चलेंगे 25-25 मिनट का, 25 मिनट में 1 यूनिट, 25 मिनट में 1 यूनिट, 2 यूनिट एक टर्न पे करते हैं।
तो आज मैं आपको 2 यूनिट्स रिवाइज करवा रहा हूँ। एक यूनिट है आपका, एक चैप्टर है हाइड्रोजन और एक आपका चैप्टर है एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक में हाइड्रोजन अलग है, एस ब्लॉक अलग है, ठीक है। एस ब्लॉक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक बोला गया है फर्स्ट ए ग्रुप और एक बोला गया है सेकेंड ए ग्रुप। तो आज की क्लास में हम लोग अगले 40-45 मिनट में 2 चैप्टर पूरे रिवाइज कर लेंगे। अगर आपके पास एनसीईआरटी हो अभी तो आप एनसीईआरटी खोल के बैठ सकते हो। मैं बहुत सिस्टमेटिक चलूंगा, एक पॉइंट एनसीईआरटी की लाइंस के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा आपको। बस एनसीईआरटी को कोई अंडरलाइन आपको नहीं करना है, मतलब भर की चीजें हमें पढ़नी है, ठीक। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग रिवीजन अब शुरू कर रहे हैं 5:20 पे, ताकि मैं हाइड्रोजन कब खत्म करूं, 5, 10, 15, 20, 25। जब ये बड़ी वाली सुई 9 पे आ जाए तब तक मुझे हाइड्रोजन खत्म करना है। ये टारगेट बना के चलना, और ये टारगेट आप घर में भी बनाया करो। घर में आप लोग पता क्या बेवकूफ़ी करते हो, एक चैप्टर लेके बैठ गए, 7 बजे पढ़ने बैठे, रात के 12 बजे तक वही चैप्टर चल रहा है। गलत बात है। टारगेट तो आपको नीट में भी मिलेगा ना, 3 घंटे में 200 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 180 नहीं 200, और 200 में से 180 करने हैं। एवरेज निकालोगे तो एक क्वेश्चन के लिए 25 से 30 सेकेंड का टाइम मिलता है नीट में केवल। तो टाइम लिमिट होना बहुत जरूरी है। तो घर में भी अगर मान लो आप कोई चैप्टर रिवाइज करने बैठे हो, अगर 5 बजे घर में बैठे हो तो एक टारगेट बना लो कि 5 बजे मैं बैठा हूँ, 5:25 तक मुझे हर हाल में पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। और अगर 5:25 तक रिवाइज नहीं हो रहा है तो अपने आप को समझाओ कि मुझे अपनी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरह से स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो अगर आप पहले नीट एग्जाम दे चुके हो तो ऐसा जरूर हुआ होगा, घंटी बज गई होगी, OMR शीट आपसे छीन ली गई होगी और लास्ट के 20-25 क्वेश्चंस पढ़ने का भी मौका आपको नहीं मिला होगा। ऐसा होता है लोगों के साथ। तो स्पीड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसी वजह से मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा कि अगले 25 मिनट में, यानी कि जब ये सुई 9 पे आए तब तक मैं इसको पूरा रिवाइज करवा दूँ। देखो बच्चों, हाइड्रोजन में सिस्टमेटिक चलते हैं एक तरफ से। सबसे पहले तो हाइड्रोजन में एनसीईआरटी में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करी गई है। आप लोग बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक। सबसे पहले पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करी गई है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल्स यानी फर्स्ट ए ग्रुप जैसी भी होती हैं, एंड इसकी प्रॉपर्टीज हैलोजन फैमिली जैसी भी होती हैं। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर हम इसकी बात करें हाइड्रोजन की, तो इसकी प्रॉपर्टीज किसकी तरह होती हैं, एल्कली मेटल्स की तरह। एल्कली मेटल्स का मतलब हो गया फर्स्ट ए ग्रुप, और साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं हैलोजन की तरह। और हैलोजन का मतलब हो गया कौन सा, 7th ए ग्रुप। और बच्चों इसी को 17th ग्रुप भी कहा जाता है। तो ये तो एक सिंपल सी बात थी जो आपको समझ में आ गई। दूसरा हेडिंग जो आपकी एनसीईआरटी में होगा, आप में से अगर किसी बच्चे के पास भी एनसीईआरटी हो, खोल के बैठ जाओ। मेरे दिमाग में कोई एनसीईआरटी फेल है, किस लाइन में क्या लिखा है, तो मुझे एनसीईआरटी देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग के पास अगर हो तो देख सकते हो, और नहीं तो घर पे जरूर देख लेना। तो कॉपी में नोट्स बनाने चाहो तो शॉर्ट में नोट्स बना सकते हो। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाइड्रोजन में, अब हमें डिटेल में चीजें नहीं पढ़नी, हमें इस हिसाब से पढ़ना है कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किसकी तरह होती हैं। जिस ऑप्शन में लिखा मिलेगी हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल्स की तरह होती हैं एंड कुछ प्रॉपर्टीज हैलोजन की तरह होती हैं, 7th ग्रुप की तरह से होती हैं, उसी ऑप्शन को हम अपना आंसर बता देंगे। बच्चों जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में वो है डाई हाइड्रोजन, और डाई हाइड्रोजन का मतलब होता है H2। इसमें केवल एक यही क्वेश्चन बनेगा। मैं एनसीईआरटी के सीक्वेंस में ही चल रहा हूँ। आप जो भी नोट्स बना रहे हो इनको घर पे जाके जरा एनसीईआरटी से चेक करना, तो आपको लगेगा यार सर ने सही बोला था, सर को तो पूरी एनसीईआरटी याद है। इसी सीक्वेंस में हेडिंग मिलेंगे आपको एनसीईआरटी में। डाई हाइड्रोजन, तो अगला जो हेडिंग डाई हाइड्रोजन है इसमें केवल एक लाइन पढ़नी है कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स इज हाइड्रोजन। हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन। और अगर पूछा जाए कि हमारे यूनिवर्स में कितना हाइड्रोजन है तो आप बोलेंगे कि यूनिवर्स का 70% पार्ट तो हाइड्रोजन ही है। तो मोस्ट एबंडेंट का मतलब होता है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला।
तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स, आंसर आपका क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। लेकिन बच्चों यहीं पर अगर पूछा जाए कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, तो आंसर होगा ऑक्सीजन। मेरे शब्दों पे ध्यान देना, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, आंसर होगा ऑक्सीजन। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स, तो आंसर होगा हाइड्रोजन। अगर पूछा जाए मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑफ अर्थ क्रस्ट, जमीन में कौन सी मेटल सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो आंसर होगा आयरन। ये सारे नीट के क्वेश्चंस हैं। तो मोस्ट एबंडेंट, ठीक है, सॉरी आयरन नहीं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, गलती से आयरन बोल दिया। और अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए मोस्ट एबंडेंट ट्रांजिशन मेटल ऑफ अर्थ क्रस्ट, तब आप आंसर बताएंगे आयरन। तो ये 4-5 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन मैंने बोला यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हाइड्रोजन, धरती पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन, धरती पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मेटल एल्यूमिनियम, धरती पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ट्रांजिशन मेटल आयरन। तो ये क्वेश्चंस जो थे वो कुछ आपको ध्यान रखने थे। अगला बच्चों जो एनसीईआरटी में आपको हेडिंग मिलेगा वो बच्चों मिलेगा आपको आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर। तो अगला हेडिंग होगा आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। अब जब आइसोटोप की बात करते हैं तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। आइसोटोप कभी भी H2 के मत लिख देना। जो आइसोटोप होते हैं वो हमेशा एटॉमिक फॉर्म के होते हैं, कभी भी H2 के आइसोटोप मत बता देना। आइसोटोप हमेशा किसके होंगे? H के। मॉलिक्यूल के आइसोटोप नहीं होते, आइसोटोप हमेशा एटम के होते हैं। ठीक है भाई। अब इसमें आइसोटोप होते हैं 3। कौन कौन से बच्चों? 3 जो आइसोटोप हैं इनमें एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम। ये 3 होते हैं। प्रोटियम को H से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूटेरियम को D से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्राइटियम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, बच्चों जो प्रोटियम है ये होता है 1H1, प्रोटियम ये होता है 1H1, ड्यूटेरियम होता है 1H2 और ट्राइटियम होता है 1H3। क्या आप जानते हैं कि नीचे वाला नंबर एटॉमिक नंबर होता है? तो प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1, नीचे वाला नंबर ही इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर 1, नीचे वाला नंबर ही प्रोटॉन का नंबर होता है, तो इसमें प्रोटॉन का नंबर 1। और अगर ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस कर दें तो हमें न्यूट्रॉन का नंबर पता चल जाता है, तो इसमें न्यूट्रॉन का नंबर हो गया 1 - 1 बराबर 0। अब जरा इसमें देखो, इसका एटॉमिक नंबर 1, प्रोटॉन का नंबर 1, इलेक्ट्रॉन का नंबर 1, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर पूछा जाए तो 2 - 1 और 2 में से 1 घटाओगे बचा 1। न्यूट्रॉन का नंबर इसमें आया 1। इसमें एटॉमिक नंबर 1, प्रोटॉन का नंबर 1, इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 और न्यूट्रॉन का नंबर पूछा जाए तो 3 - 1 बराबर 2। इसमें न्यूट्रॉन का नंबर आएगा 2। तो ये तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात हो गई। तीनों में ही बच्चों इलेक्ट्रॉन का नंबर है 1, इलेक्ट्रॉन का नंबर है 1, इलेक्ट्रॉन का नंबर है 1। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर पे ही लिखा जाता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1, इसका भी होगा 1s1 और इसका भी होगा 1s1। अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ऐसे पढ़ा है, तो जब केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो तीनों का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, 1s1, 1s1 इस तरह से होगा। इसके बाद बच्चों इन तीनों में कुछ और बातें पूछी जा सकती हैं। वो बातें आप कैसे ठीक। अब इसमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इन तीनों में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस के लिए एक छोटा सा गाना आपने एक मूवी में था वो सुना होगा। एक शाहरुख खान की मूवी थी, उसमें गाना कुछ इस तरह था कि तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। ये वाला गाना सुना है कि तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तेरा मैं वही चीज लिख रहा हूं। मैंने लिखा तुझमें रब दिखता है। बहुत ध्यान से देखना,
फटाफट रिवाइज हो जाएगा। तुझ में रब दिखता है। भैया तुझ में रब दिखता है, तुझ में शुरू में आया त, तो ता से आपको याद रखना है तुझ में मतलब टी ट्राइटियम, रब का कोई मतलब नहीं है, दिखता से याद रखना है डी मतलब ड्यूटेरियम, और है से याद रखना है एच यानी कि नॉर्मल प्रोटियम। ट्राइटियम, ड्यूटेरियम एंड नॉर्मल हाइड्रोजन। तुझ में हो गया ट्राइटियम, दिखता हो गया ड्यूटेरियम, और है हो गया मतलब एच, और ये पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब जरा ध्यान से समझो, चाहे कुछ भी पूछा जाए प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम में, हमेशा यही आंसर बताना, कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। कुछ भी पूछा जाए, जैसे ध्यान से सुनो, अगर मान लो पूछा जाता कि इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, जिस ऑप्शन में इस तरह से लिखा हो उसी को आंसर बता देना। अगर पूछा जाए इनके मेल्टिंग पॉइंट का आंसर क्या होगा, जिस ऑप्शन में इस तरह से लिखा हो यही आंसर बता देना। अगर पूछा जाए विस्कोसिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो जिस ऑप्शन में इस तरह से लिखा हो उसी को आंसर बता देना। अगर पूछा जाए डेंसिटी का इनका ऑर्डर क्या होगा, तो जिस ऑप्शन में तुझ में रब दिखता है इसी सीक्वेंस में लिखा मिले यही आंसर बता देना। अगर पूछा जाए कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं नीट में, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का ऑर्डर क्या होगा, जिस ऑप्शन में इस तरह से लिखा मिले यही आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का आंसर क्या होगा, जिस ऑप्शन में इस तरह से लिखा मिले यही आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन का ऑर्डर क्या होगा, अभी भी बच्चों जिस ऑप्शन में इस तरह से लिखा मिले यही आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, तो अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना था TDH, कुछ भी पूछा जाए बस इस तरह से बता देना, यही हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आ गई सबको। अब इनकी बात यहीं पे खत्म होती है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन की। इसके बाद बच्चों आपको एनसीईआरटी में हाइड्राइड्स के बारे में कुछ लिखा हुआ मिलेगा। हाइड्राइड्स कि हाइड्राइड्स कौन कौन से होते हैं और कितने टाइप के हाइड्राइड होते हैं। मोबाइल में एनसीईआरटी खोल लो तो पूरा सीक्वेंस मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद हाइड्राइड्स, तो बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो टॉपिक आएगा हाइड्राइड पे। तो जो हाइड्राइड होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। हाइड्राइड आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको तीन तरह के हाइड्राइड पढ़ने हैं। एक हमें पढ़ने हैं आयनिक हाइड्राइड, एक हमें पढ़ने हैं कोवेलेंट हाइड्राइड, और एक बच्चों हमें पढ़ने हैं मेटालिक हाइड्राइड। और जो मेटालिक हाइड्राइड होते हैं इन्हीं को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड और इन्हीं को नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड भी कहा जाता है। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। अब ये जो तीन तरह के हाइड्राइड हैं हम इनके एग्जांपल रखते हैं। फटाफट आप चाहो तो जल्दी से एक चार्ट बना सकते हो, जो कि मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ। देखो अगर हम बात करें सबसे पहले आयनिक हाइड्राइड की, तो बच्चों आयनिक हाइड्राइड के लिए आपको फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप पे ध्यान देना होगा। फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन आता है? फर्स्ट ए ग्रुप में आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। सेकेंड ग्रुप में आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब जरा ध्यान दीजिए, हमें पता करने हैं आयनिक हाइड्राइड फर्स्ट ए ग्रुप के सारे ले लो, सेकेंड ए में ऊपर के दो छोड़ दो और बाकी सबके ले लो। पूरी केमिस्ट्री में केवल इतने लोग ऐसे हैं जो कि आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं, आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। मैंने सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम एंड मैग्नीशियम को छोड़ दिया है क्योंकि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के हाइड्राइड हमेशा कोवैलेंट नेचर के होते हैं। तो आयनिक हाइड्राइड के एग्जांपल्स आपको पता चल गए। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं इनके हाइड्राइड का फॉर्मूला होता है NH टाइप, और जो सेकेंड वाले हैं इनका फॉर्मूला होता है NH2 टाइप। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के हाइड्राइड आयनिक नहीं होते हैं। तो ये तो बच्चों आयनिक हाइड्राइड के एग्जांपल हो गए। इसके बाद यार इसमें पेज कहाँ से ऐड होगा? बच्चे को पहले ही ऐड कर देना चाहिए था। अरे मैं अपना जो यूज करता हूँ उसमें इजी नोट 5 वाला सॉफ्टवेयर है, उसका सिस्टम अलग है। टीच इन्फिनिटी वाला है, इसका अलग है, ये वाला नहीं है।
ले पूरा ही चला दिया। हाँ बेटा जरा कोई एक लोग जा सकते हैं नीचे, जरा लड़के को बुला दो। बेटा इसको ओपन करो और उसमें पूरे 10-12 पेज खोल दो यार। इसमें जरा पेज पहले से ऐड कर दो, कम से कम 10 पेज कर दो। तो ये हो गए आयनिक हाइड्राइड। इसके बाद बच्चों अगर हम कोवेलेंट हाइड्राइड की बात करें, कोवेलेंट हाइड्राइड, तो देखो जो कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, एक तो बेरिलियम का, एक मैग्नीशियम का, और उसके बाद जितने भी पी ब्लॉक के हाइड्राइड होते हैं वो सारे के सारे होते हैं कोवेलेंट। और उसके बाद एक जो मेटेलिक होते हैं जिनको मैंने बोला था इन्हीं को नॉन स्टाइकियोमेट्रिक या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहा जाता है। ये बनते हैं डी एंड एफ ब्लॉक में। इसमें किसमें? डी एंड एफ ब्लॉक में। लेकिन यहाँ पर बच्चों एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है डी ब्लॉक में, और एक्सेप्शन ये है कि जो ग्रुप 7, 8, 9 है ये लोग हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा अब तक? हमने ये पढ़ा कि जो हाइड्राइड होते हैं वो 3 तरह के हाइड्राइड पढ़ने थे, आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक, जिनको इंटरस्टिशियल और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक भी कहा जाता है। एनसीईआरटी में दुनिया भर की बातें लिखी, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब भर की बात मैंने उसका सार आपको बता दिया। इसमें आयनिक हाइड्राइड होते हैं ये लोग फर्स्ट डे के सारे, सेकंड डे में बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ के बाकी सबके। इसके बाद कोवेलेंट हाइड्राइड की बात करी जाए तो कोवेलेंट हाइड्राइड बेरिलियम मैग्नीशियम एंड पी ब्लॉक का अगर कोई भी हाइड्राइड दिया गया हो तो कोवेलेंट बताना, और मेटालिक होते हैं डी एंड एफ ब्लॉक वाले। लेकिन इसमें आपको याद रखना है ग्रुप 7, 8, 9 जो होता है डी ब्लॉक का, अरे ग्रुप 7 में जैसे मैग्नीज आता है, ग्रुप 8 में जैसे आयरन आता है, ग्रुप 9 में आयरन का क्या कोबाल्ट आता है, तो ये लोग जो है वो नहीं बनाते। और जो मेटालिक हाइड्राइड होते हैं ये इस तरह के होंगे कि पूरा नंबर H का नहीं होगा, मतलब ये कुछ इस तरह के होंगे जैसे सपोज करो कोई मेटल है M और उसके साथ में H लगा है, H का नंबर ऐसे 1.5 हो, 2.6 हो, 0.76 हो, तो ये इस तरह के फॉर्मूले बनते हैं। तो टाइप्स ऑफ हाइड्राइड की बात भी होती है, खत्म। इसके बाद बच्चों टाइप्स ऑफ हाइड्राइड के बाद आपको इस चैप्टर में पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। तो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एनसीईआरटी देखो अगला प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन ही होगा, प्रिपरेशन ऑफ H2 या हो सकता है एक आध टॉपिक ऊपर नीचे हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सब नहीं। तो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पे जल्दी से ध्यान दो। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है, इसमें बच्चों 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक आपको ध्यान रखना है लैब मेथड, और दूसरा आपको याद रखना है कॉमर्शियल मेथड। एक याद रखना है लैब मेथड और दूसरा याद रखना है कॉमर्शियल मेथड। अब लैब मेथड में क्या होगा, कॉमर्शियल मेथड में क्या होगा, इसको जल्दी से रिवाइज कर लो। लैब मेथड में जिंक की रिएक्शन या तो डाइल्यूट HCl से कराई जाती है, या डाइल्यूट H2SO4 से कराई जाती है, या फिर NaOH के साथ में कराई जाती है। ये होता है लैब मेथड जिसमें हाइड्रोजन हमें मिल जाती है। आपकी एनसीईआरटी में डाइल्यूट H2SO4 वाली रिएक्शन नहीं लिखी है, केवल डाइल्यूट HCl एंड NaOH के साथ लिखी है, लेकिन डाइल्यूट H2SO4 के साथ भी रिएक्शन होती है, इसलिए वो मैंने लिखी। ठीक, इन तीनों से ही आपको हाइड्रोजन मिल जाएगी। ये होता है लैब मेथड। और बच्चों जो कमर्शियल मेथड होते हैं इनमें एक काम कर सकते हैं, वाटर की हम इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, ये कमर्शियल मेथड में आता है। एक काम हम कर सकते हैं कि एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर दें। इलेक्ट्रोलिसिस अभी भी आपको हाइड्रोजन मिलेगी। इसमें एक बात ध्यान रखना है
कि लगभग 99% प्योर हाइड्रोजन हमें इस मेथड में मिल जाती है। इस मेथड में एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड वाले मेथड में। एक तरीका और होता है हाइड्रोजन को ऑब्टेन करने का, जिसमें एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं। इस मेथड में भी हमें हाइड्रोजन मिलती है। या फिर एक तरीका ये भी होता है कि कोई हाइड्रोकार्बन हो या फिर कोल हो, कोल मतलब कोयला, और हाइड्रोकार्बन या कोल इसकी स्टीम के साथ में रिएक्शन करा दें तो CO+H2 बनता है, और इस तरह से भी हमें हाइड्रोजन मिल जाती है। जो CO+H2 है, इस पूरे मिक्सचर को वाटर गैस भी कहा जाता है। CO+H2 इस पूरे मिक्सचर को सिंथेटिक गैस भी कहा जाता है, और सिंथेटिक गैस को शॉर्ट में सिन गैस, SYN सिन गैस भी बोल दिया जाता है। बात समझ में आ गई? तो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में आपकी एनसीईआरटी में जितना कुछ लिखा है इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो इसकी फोटो खींच सकते हो अपने मोबाइल से और घर पे जाके एनसीईआरटी पढ़ लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने 2 मिनट में जितनी बात बता दी यार यही सब तो लिखा था, इससे बाहर तो कुछ था ही नहीं हाइड्रोजन की प्रिपरेशन। तो इस तरह से पूरा हाइड्रोजन का प्रिपरेशन होता खत्म। इसमें आपको एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड वाली रिएक्शन ध्यान रखनी है, जिसमें लगभग 99% प्योर हाइड्रोजन हमें मिल जाती है। इसके बाद बच्चों हाइड्रोजन के प्रिपरेशन के बाद हाइड्रोजन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज दी हैं जो कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन नहीं पढ़ना है, केवल प्रिपरेशन पढ़ना था। उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। भरोसा रखो इतना मेरी बात पे, 7 मई को जब एग्जाम होगा खुद समझ में आ जाएगा कि सर ने बिल्कुल सही बोला था। तो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन आपको नहीं पढ़ना था। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी है बच्चों, वो पढ़नी है H2O एंड D2O में एक चार्ट आपके एनसीईआरटी में बना है। इनमें किसमें कौन सी चीज ज्यादा होती है, कौन सी चीज कम होती है, ये आपको याद रखना है। H2O नॉर्मल वाटर होता है, D2O हैवी वाटर होता है। गलती से इसको हार्ड वाटर मत बोल देना, हार्ड वाटर अलग होता है, इसको बोला जाता है हैवी वाटर। क्या बोलते हैं? हैवी वाटर बोलते हैं। अब देखो H2O एंड D2O, इनमें डिफरेंस आपको देखना है कौन सी चीज ज्यादा कौन सी कम। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक याद रखो, और ट्रिक बच्चों ये है D²S²L। बस D²S²L से एनसीईआरटी का पूरा चार्ट आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे D²S²L के जल्दी से मीनिंग लिख लेते हैं। इसका मीनिंग क्या है? देखो बच्चों, यहाँ पर D 2 D हैं, इसमें एक D का मतलब है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक D का मतलब है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक D का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है इसी को आयनिक प्रोडक्ट भी कहा जाता है, आयनिक प्रोडक्ट। ठीक, इसके बाद S², इसमें जो 2 S हैं, एक S का मतलब है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, एक S का मतलब है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl, और उसके बाद L है, L का मीनिंग है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बच्चों जो मैंने D²S²L लिखा है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये सारी बातें जो मैंने अभी लिखी हैं, ये सारी बातें H2O में ज्यादा एंड D2O में होती हैं कम। H2O में ज्यादा एंड D2O में कम, इतना आपको ध्यान रखना था। ये चीज मैंने कर दी हाईलाइट। इनके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी पूछ ली जाए नीट में, कुछ भी हो, वो नाम आपने चाहे सुना हो चाहे ना सुना हो, इनके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सब में D2O में ज्यादा, H2O में कम बताना। बस इस ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ध्यान से सुनना, आपसे कहा जाए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जरा बोर्ड पे भी देखते रहना, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका ज्यादा होता है? वैसे मैं आपको एक सही सलाह दूं, नोट करने के बजाय अगर आपके पास मोबाइल हो तो जैसे ही मैं पूरा लिख लूं उसके बाद तुरंत इसकी फोटो क्लिक कर लो, ताकि समझ आप ज्यादा सको। बाद में घर पे उस फोटो से कॉपी में नोट्स बना लेना, अभी आप मोबाइल का यूज करो। अब जरा क्वेश्चंस देखो,
आपसे पूछा जाए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका ज्यादा होता है? वाटर का। डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनिक प्रोडक्ट किसका ज्यादा होता है? वाटर का। सरफेस टेंशन किसका ज्यादा होता है? H2O का। NaCl किसमें ज्यादा घुलेगा? H2O में। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसकी ज्यादा होती है? H2O की। अब जरा सुनो, इनके अलावा कुछ भी पूछा जाए तो D2O में ज्यादा। जैसे पूछा जाए मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा, क्या इसमें कहीं मेल्टिंग पॉइंट आया? नहीं आया, आंसर बताएंगे D2O। पूछा जाए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, क्या इसमें कहीं बॉइलिंग पॉइंट आया? नहीं आया, तो आंसर बताएंगे D2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। पूछा जाए विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होती है, क्या इसमें कहीं विस्कोसिटी आया है? नहीं आया, तो विस्कोसिटी बता देंगे D2O की ज्यादा। आपसे पूछा जाए डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, क्या इसमें कहीं पर डेंसिटी आया? नहीं आया, तो बता देंगे डेंसिटी D2O की ज्यादा। कहने का मतलब ये है कि इनके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी पूछी जाए उन सब में D2O में आप ज्यादा बता देना। बात समझ में आ गई? अब जरा सुनो, जैसे मान लो कहा जाता है, यहाँ पे लिखा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब पूछा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसकी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं लिखा। तो अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पूछा जाए तो बताएंगे D2O की ज्यादा, H2O की कम। बात क्लियर हो गई? H2O एंड D2O में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन बन नहीं सकता। बस केवल D2O में एक छोटी सी बात याद रखनी है कि इसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट एंड मॉडरेटर की तरह किया जाता है। ये क्वेश्चन नीट में कई बार आया है। कूलेंट एंड मॉडरेटर की तरह किया जाता है। कूलेंट का मतलब होता है ठंडा रखने वाला और मॉडरेटर का मतलब होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करने वाला, न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करने वाला। तो इस तरह से H2O एंड D2O इसकी बात हो गई बच्चों, खत्म। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है इस चैप्टर में वो पढ़ना है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो एक अगला आपको क्वेश्चन मिल सकता है हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर पे। बच्चों सॉफ्ट वाटर वो होता है जो साबुन के साथ खूब फेना बनाता है, खूब झाग बनाता है। तो जो खूब झाग बनाएगा, फेना बनाएगा, उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट वाटर। लेकिन ऐसा पानी जो साबुन के साथ फेना बहुत कम बनाता है, बिल्कुल ना के बराबर बनाता है, ऐसे पानी को हम बोलते हैं हार्ड वाटर। अब जब हार्ड वाटर की बात हो रही है तो बच्चों हार्ड वाटर जो है वो दो तरह का हार्ड वाटर हो सकता है। एक हो सकता है टेम्परेरी हार्ड वाटर और एक हो सकता है परमानेंट हार्ड वाटर। दो तरह का होता है। अब ये टेम्परेरी या परमानेंट हार्ड वाटर होगा किनकी वजह से, एक बात ध्यान रखेंगे कि हार्ड वाटर में हमेशा Ca+2 एंड Mg+2 Ca+2 एंड Mg+2 के सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, मतलब घुलने वाले सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। ये बात आपको, ये एंड लिखा है, थोड़ा गलती से ऐसा हो गया। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्युबल सॉल्ट अगर प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है हार्ड वाटर। अब बच्चों टेम्परेरी हार्ड वाटर कब होगा, परमानेंट हार्ड वाटर कब होगा, तो यहाँ पे एक छोटी सी बात समझो। टेम्परेरी आया, जैसे शुरू आया टेम्पो, ध्यान से देखना टेम्पो। और एक हम लोग कनपुरिया लोगों की आदत है, जब टेम्पो में बैठ के कहीं जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे तो देखते होंगे कि आपके साथ जो टेम्पो में अगल बगल बैठे हैं कनपुरिया लोग, टेम्पो में बैठ के बीसी बहुत करते हैं। बीसी का मतलब आपकी लैंग्वेज में कुछ और है, मेरी लैंग्वेज में बीसी का मतलब है बातचीत। बाकी आपकी लैंग्वेज में बीसी का क्या मतलब होता है वो भी मुझे पता है। ऐसा नहीं कि अज्ञानी कोई एलियन नहीं हो, मंगल ग्रह से नहीं आया हो। तो टेम्पो में बैठ के लोग क्या करते हैं, बीसी। अब बीसी का मतलब समझना कि जो टेम्परेरी हार्ड वाटर होता है, बी से याद कर लेंगे बाई और सी से याद कर लेंगे कार्बोनेट, मतलब टेम्परेरी हार्डनेस बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। किसके बाइकार्बोनेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो जिस ऑप्शन में कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट लिखा हो उस पर टिक कर देना। अब यहीं पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों रिमूव करने के लिए भी आपको करनी पड़ेगी बीसी। देखो कैसे, टेम्परेरी हार्डनेस होती किसकी वजह से है, बीसी की वजह से, यानी कि बाइकार्बोनेट। और टेम्परेरी हार्डनेस खत्म कैसे होगी, रिमूव कैसे होगी, अभी भी आपको करनी पड़ेगी बीसी। और बीसी का मतलब याद कर लेंगे। अब बी का मतलब या तो पानी को बॉईल कर दो, या सी का मतलब क्लार्क मेथड का यूज कर दो। बस इस तरह से टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर होती है खत्म। अरे दो ही तरीके होते हैं भैया, अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो तो समझ में आ रहा होगा कि यार मजा आ गया, सर ने तो 1 मिनट में पूरी बात ही समझा दी।
फालतू में 1-1 घंटा तक टेम्परेरी हार्डनेस समझते रहते थे। 1 मिनट की है भैया हार्डनेस, कहाँ इसमें कुछ है। हाँ, पहले से कुछ पता ही नहीं है, आता ही जाता नहीं है, तो फिर आपको मेरी इस क्लास की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगी। लेकिन जितने बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल सिलेक्शन की बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे बैठे हुए हैं, बस जरा सा उनको टीचर का सपोर्ट चाहिए लास्ट में रिवीजन का, उनके लिए ये बहुत ही शानदार क्लास हो रही है। फटाफट चीजें एकदम आपको रिवाइज हो रही है। घर में इतनी जल्दी रिवाइज नहीं कर पाओगे जितना आप मेरे साथ रिवाइज कर लोगे। तो टेम्पो में करते हैं बीसी, और बीसी से एक याद हो गया कि बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, और बीसी का मतलब बॉइल करके, या फिर सी का मतलब क्लार्क मेथड से इसको रिमूव कर दिया जाता है। क्लार्क मेथड में एक छोटी सी बात याद रखनी है कि बच्चों, क्लार्क मेथड में जो पानी होता है इसमें CaOH ट्वाइस मिला देते हैं, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्लार्क मेथड में CaOH ट्वाइस मिला दिया जाता है। अब आते हैं बच्चों जल्दी से परमानेंट हार्डनेस के ऊपर। तो परमानेंट हार्डनेस जो है ये आपको ध्यान रखना है 3 लोगों की वजह से होती है, और 3 लोग होते हैं NSC। NSC आप याद कर लो, NSC। ये NSC क्या है? N का मतलब है बच्चों यहाँ पर नाइट्रेट, N का मतलब है नाइट्रेट, S का मतलब है सल्फेट, और C का मतलब है यहाँ पर क्लोराइड। क्या मीनिंग है? क्लोराइड। तो नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोराइड किसके? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। तो अगर पूछा जाए परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से है, जिस ऑप्शन में कैल्शियम या मैग्नीशियम का नाइट्रेट लिखा हो, या कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फेट लिखा हो, या कैल्शियम मैग्नीशियम का क्लोराइड लिखा हो, उसी में टिक कर देना, आंसर सही हो जाएगा। अब हमें परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है। तो देखो भैया, पहले टेम्पो में कोई बीसी करके आ गया, और मान लो जिससे बीसी की वो कोई लड़की थी, और लड़की से लंबी लंबी बीसी करके आ गया। इतनी लंबी लंबी बीसी कर दी लपेटने वाली कि लड़की हो गई इंप्रेस। इतनी ज्यादा इंप्रेस हो गई कि जो लड़की है परमानेंट वो कल आई। परमानेंट में आपको ध्यान रखना है, वो कल आई, मतलब वो लड़की परमानेंट आ गई। बोलिए इतनी बीसी करके आए हो तो अब अपने साथ रखो हमको, या तो इतनी बीसी ना कर दे। तो बीसी कर दी टेम्पो में ज्यादा, तो परमानेंट वो कल आई, परमानेंट वो कल आई। ये रिमूव करने के तरीके बता रहा हूं बच्चों। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कैसे करेंगे? तो वो से याद रखेंगे, या तो आप पानी में मिला दो वॉशिंग सोडा। एनसीईआरटी को खोले बैठे चेक कर सकते हो, सब वहीं से बता रहा हूँ, कुछ बाहर से नहीं बता रहा हूँ। वॉशिंग सोडा मिला दो। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है बच्चों Na2CO3.10H2O। हो सकता है आपको Na2CO3.10H2O ना भी लिखा मिले। अगर मान लो कहा जाए कि परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए क्या मिलाएंगे, अगर केवल Na2CO3 भी लिखा मिले तो ये भी मिलाया जाता है, आंसर टिक कर देगा। ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। और अगर केवल Na2CO3 भी लिखा मिले तो वो भी यूज किया जाता है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। कल से बच्चों याद रखेंगे, केल्विन मिला सकते हैं। क्या मिला सकते हैं? केल्विन। और केल्विन क्या होता है अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा पेज ऊपर करूंगा। और आई का मतलब आप एक कर सकते हैं आयन एक्सचेंज। क्या कर सकते हैं? आयन एक्सचेंज। ये 3 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको जल्दी से इनके बारे में कुछ बातें और बता रहा हूं। देखो, मैंने बोला वो कल आई। अब जरा ये वो कल आई, इसका जल्दी से मीनिंग समझ लेते हैं। वो का मतलब मैंने बता दिया वॉशिंग सोडा, कल का मतलब मैंने आपको बता दिया केल्विन। अब बच्चों जल्दी से जरा केल्विन का फॉर्मूला देखते हैं। केल्विन होता है Na2O3 का होल 6, या इसी को लिखा जाता है, देखो होल 6 है तो Na कितने हैं यहाँ पे? 6। तो Na6, P भी हो जाएंगे 6 और O हो जाएंगे 6 या 18। ये भी लिख सकते हैं, या बच्चों ये ऐसे भी लिखा जाता है, और इसी को ऐसे भी लिख देते हैं Na2Na4PO3 का होल 6। इस तरह से भी लिखा जाता है। इसका केमिकल नेम आपसे पूछ सकते हैं, तो इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। सारी बातें केल्विन के बारे में हो गई, इससे बाहर केल्विन में कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक, इसके बाद बच्चों एक होता है आयन एक्सचेंज मेथड। तो आयन एक्सचेंज मेथड को मैं थोड़ा नीचे अलग से बता दे रहा हूं। आयन एक्सचेंज में देखो क्या करेंगे, आयन एक्सचेंज में
दो काम आप कर सकते हैं आयन एक्सचेंज में। पहला काम आप कर सकते हैं कि या तो परम्यूटेट मिला दो, परम्यूटेट इसी को बच्चों बोला जाता है जियोलाइट, ठीक, या फिर आप इसमें कोई कैटायन एक्सचेंजर मिला दो, कैटायन एक्सचेंजर, या फिर कोई मिला दो इसमें एनायन एक्सचेंजर। अब ये कैटायन एक्सचेंजर एनायन एक्सचेंजर के एग्जांपल कौन से हैं बता रहा हूं आपको। देखो मैंने बोला या तो परम्यूटेट मिला दो। अब जरा इसको देखेंगे परम्यूटेट। तो परम्यूटेट क्या होता है? परम्यूटेट होता है, परम्यूटेड होता है बच्चों Na2Al2SI2O8.XHO। इसका केमिकल नेम होता है हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, ठीक। यही ऐसे भी लिख दिया जाता है। अगर इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से डिवाइड करने पाया Na 1 बचा, Al 1 बचा, Si 1 बचा, O बचे 4 डॉट XH2। आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसी को जियोलाइट भी कहा जाता है। ये आयन एक्सचेंज मेथड में पढ़ते हैं। कैटायन एक्सचेंजर ये बच्चों RSO3H टाइप का अगर किसी भी ऑप्शन में लिखा मिले तो कैटायन एक्सचेंजर होता है, और एनायन एक्सचेंजर होता है RNH3+OH माइनस टाइप का। तो ये तीन लोग कौन कौन? परम्यूटेड जिसको जियोलाइट भी बोलते हैं, या RSO3H या फिर RNH3+OH, ये आयन एक्सचेंज मेथड में यूज होते हैं वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर की बात भी होती है पूरी तरह से खत्म। अगला टॉपिक बच्चों जो आपको इसमें पढ़ना है हाइड्रोजन चैप्टर में लास्ट टॉपिक है, और वो लास्ट टॉपिक है H2O2। H2O2 अरे इतना ही सिलेबस है इसमें, आप अपनी एनसीईआरटी में अभी तो तुरंत चेक भी कर सकते हो, समझ जाओगे कि नहीं सर कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, सब बता रहा हूं। H2O2 में देखो क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। H2O2 में बच्चों पहला क्वेश्चन बन सकता है कि H2O2 का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो इसके प्रिपरेशन के लिए आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड अगर लिया जाए और इसकी रिएक्शन aqueous H2SO4 से करा दी जाए तो आपको H2SO4 मिल जाएगा। दूसरा तरीका है अगर हम 50% H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस करा दें, इलेक्ट्रोलिसिस, तो बच्चों बन जाता है H+ प्लस HSO4-, ठीक। और ये HSO4- जो होते हैं यही दो HSO4- प्लस HSO4- ये मिलके बना देते हैं H2S2O8, और उसके बाद इस H2S2O8 की करा देते हैं इसकी करा देते हैं हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस कराने से फाइनली हमें मिल जाता है H2O2। तो ये दूसरा तरीका आपको ये पढ़ना है। पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये। आपकी एनसीईआरटी में यहां से लिखा हुआ है HSO4-। मैंने उसके पहले की भी बात बता दी कि HSO4- आखिर बना कैसे था। एनसीईआरटी में जब आप पढ़ोगे तो पहला तरीका ये लिखा मिलेगा और दूसरे तरीके में लिखा मिलेगा फ्रॉम HSO4-। तो मैंने HSO4- आखिर डायरेक्ट आ कहां से गया तो वो भी बता दिया। 50% H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है, ठीक। इसके बाद एक तरीका आपको H2O2 बनाने का और पढ़ना है, बस 3 ही तरीके यहाँ पे पढ़ने हैं। तीसरा तरीका आपको पढ़ना है कि अगर हम ले लें 2-एल्काइल एंथ्रेक्विनोल और इसका ऑटो ऑक्सीडेशन करा दें तो इसके ऑटो ऑक्सीडेशन से बच्चों आपको H2O2 मिल जाएगा। ये H2O2 बनाने के होगा तरीके। इसके बाद H2O2 की केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इतना याद रखना है H2O2 की केमिकल प्रॉपर्टीज में कि जो H2O2 होता है बच्चों ये 3 तरह से काम करता है। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी होता है, H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी होता है, H2O2 ब्लीचिंग एजेंट की तरह से भी होता है। आप सबको ये बात पता होगी ये तीनों की तरह से काम करता है। इसकी जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है H2O2 की जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है वो इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से होती है। अब 4 ऑप्शन इस तरह से दिए हो सकते हैं कि इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसमें H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो रटना नहीं, अरे ऑप्शंस को ध्यान से देखना। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर प्रोडक्ट साइड में बढ़ रहा हो उसी को आंसर बता देना, अरे यही तो ऑक्सीडेशन होता है।
रिएक्शंस रटी नहीं जाती हैं, तुक्का लगाया जाता है। पूछा जाए किसमें रिडक्शन हो रहा है H2O2 की वजह से, तो जिस ऑप्शन में ऐसी रिएक्शन लिखी मिले जिसमें प्रोडक्ट साइड में जाने पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा हो, उसी को आप आंसर बता देना, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। इसके बाद बच्चों H2O2 का स्ट्रक्चर आपको देखना है। H2O2 का स्ट्रक्चर, तो जो इसका स्ट्रक्चर है ये इस तरह से होता है OOHH। इसको बोला जाता है हाफ ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर, आधी खुली किताब जैसा स्ट्रक्चर। और ये नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनर का मतलब इसके जो सारे के सारे एटम्स हैं वो सेम प्लेन में नहीं होते हैं। तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, हाफ ओपन बुक टाइप है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी बच्चों, ये वाला एंगल ध्यान रखना है। बुक में ये वाला एंगल भी दिया होगा, बॉन्ड लेंथ भी दी होगी, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, केवल HOO बॉन्ड एंगल ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि बच्चों जो H2O2 होता है वो 3 तरह से पाया जा सकता है, और ये 3 तरह से हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, या फिर गैस फॉर्म में। तो जो सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म है इसमें थीटा की वैल्यू, मतलब ये जो एंगल है ये सॉलिड फॉर्म में 102 डिग्री, लिक्विड में 97 डिग्री, थोड़ा सही से लिख दूं इसको, 97, इसमें 97 डिग्री, और यहाँ पे गैस फॉर्म में 95 डिग्री। एग्जैक्ट यही वैल्यू लिखी हुई नहीं मिलेगी, हो सकता है 102 की जगह पे 101 दशमलव कुछ लिखा हो, 97 की जगह पे 96.8 ऐसे लिखा हो, या 96.5 लिखा हो, 95 की जगह पे 94 पॉइंट कुछ लिखा हो, मतलब थोड़ा पॉइंट में ऊपर नीचे चलेगा। ठीक, तो इतना आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से हाइड्रोजन चैप्टर पूरा होता है खत्म। पूरी एनसीईआरटी घर में खोल के देख लेना, एक भी टॉपिक, एक भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है। अब आते हैं बच्चों दूसरे चैप्टर पर, और जो दूसरा चैप्टर है वो है हमारा एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक में सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे एल्कली मेटल्स। अरे हाइड्रोजन तो पूरा दिमाग में बैठ गया होगा। अब मेरी क्लास अटेंड करने के बाद एक बार घर पे जाके अपने नोट्स से या किताब से और देख लेना एक नजर में, जैसे ही आप देखोगे पूरा का पूरा चैप्टर दिमाग में बैठ जाएगा। इसके बाद अगर हम एस ब्लॉक में एल्कली मेटल्स को रिवाइज करें, एल्कली मेटल्स का मतलब हो गया कि फर्स्ट ग्रुप की हम बात करें तो बच्चों सबसे पहले तो आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीरियम, इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर वो देखने हैं। यहाँ पे फ्रांशियम मैंने छोड़ दिया, फ्रांशियम इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। अब इनकी जनरल प्रॉपर्टीज में देखो इतना टाइम नहीं कि डिटेल में समझाया जाए कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ये सब अगर डिटेल में पढ़ना तो फिर नीट 2024 के लिए तैयारी करो और रेगुलर बैच में पढ़ो। 2023 के लिए जितना टाइम बचा है उसमें केवल जल्दी जल्दी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ही बताया जा सकता है। न तुम क्लास अटेंड करने के बाद ये सोचो अरे यार इस आदमी ने तो पूरा उड़ा डाला, तो भैया ये आदमी ये भी सोचो एग्जाम के 1 महीना पहले आपको रिवाइज करवा रहा, तो अभी उड़ाने ही वाला टाइम है, जल्दी जल्दी करवाया जा सकता है। डिटेल में करना है तो रेगुलर बैच में आप आके 2024 के लिए तैयारी कर सकते हो। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, इनमें बच्चों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आप एक छोटी सी बात याद रखो, और छोटी सी बात याद रखो ऐसे कि बहुत पुराने टाइम पे हमारे देश में बहुत सारे बाहर के लोग आते थे जो अटैक करते थे यहाँ पे, और हमारे देश की जो स्त्रियां थी, माँ बहनें थी, उनके ऊपर गलत नियत डालते थे। जैसे पद्मावत मूवी आपने देखी होगी, जो रानी पद्मावती ने जौहर किया था, मतलब आग में कूद गई थी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती थी, तो पुराने टाइम पे जब बाहर के लोग आगे अटैक करते थे तो यहाँ पे क्या होता था, हमारे जो पुरखे थे, जो पूर्वज थे, वो हाइड कर देते थे। HID, हाइड माने होता है छुपाना, हाइड कर देते थे किसको, माँ को और बहन को हाइड कर देते थे। MPBP, M माँ और B बहन, ठीक, किसको छुपा देते थे, हाइड किया किसको, माँ को छुपाया, बहन को छुपाया, किससे, जो बाहर से अटैक करने वाले लोग थे। जरा इसका मीनिंग समझो, जो अभी अभी मैंने लिखा है हाइड MPBP, देखो सारी प्रॉपर्टीज जो पढ़ने में घंटों बर्बाद करते हो 5 मिनट में खत्म होने जानी। इसका बच्चों मीनिंग ये है, जो शुरू में लिखा हुआ है H, इस H से एक आपको याद रखना है, H से हार्डनेस, फिर H से आपको याद रखना है हाइड्रेशन एनर्जी। अरे जितने भी नाम H से हैं फर्स्ट ग्रुप में सब लिखने हैं, H से जो भी नाम है सब लिखने हैं।
तो S से हार्डनेस, H से याद किया हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, H से हमने पढ़ लिया हाइड्रेटेड साइज, बच्चों जो हाइड्रेटेड साइज होता है और इसी को एक्वस साइज भी कहा जाता है। H से हमने याद किया हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ, अब ये हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है ये सब डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है, वैसे बता दूं, एक मोल एटम्स हैं उनको अलग अलग सिंगल एटम में तोड़ने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ती है उसको बोला जाता है हीट ऑफ एटमाइजेशन। इसके बाद एक ऐसे याद रखना है हीट स्पेसिफिक, ये मैंने जानबूझ के आगे पीछे लिखा आपको रटवाने के लिए, आप पढ़ते टाइम इसको पढ़ना स्पेसिफिक हीट, मैंने स्पेसिफिक हीट को जानबूझ के लिख दिया तुकबंदी करने के लिए हीट स्पेसिफिक, ठीक, लेकिन आपको इसको हीट स्पेसिफिक ना पढ़ के पढ़ना कैसे है, स्पेसिफिक हीट ऐसे पढ़ना है। इसके बाद आई से बच्चों आपको याद रखना है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। डी से आपको याद रखना है डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब जितनी एनर्जी से बॉन्ड टूटेगा वो डिसोसिएशन एनर्जी। और ई से बच्चों आपको याद रखना है, ई से याद रखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ई से आपको याद रखना, ई से एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक ई से याद रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक ई से आपको याद रखना है, ई में 3 है, एक ई से याद रखना है अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में परसेंटेज, मतलब कौन सा एल्कली मेटल अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है कौन सा कम है। इसके बाद एमपी, एमपी का मतलब हो गया मेल्टिंग पॉइंट और बीपी का मतलब हो गया बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से अगर कुछ भी पूछा जाए तो इसकी फोटो अभी आप खींच लेना अपने मोबाइल से, इनमें से अगर कुछ भी पूछा जाए बच्चों तो आपको आंसर बताना है लिथियम से कम सोडियम, उससे कम पोटेशियम, उससे कम रुबिडियम और उससे कम सीजियम। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी अगर एल्कली मेटल में लिखी मिले, इनके अलावा कोई भी नाम हो, सब में इसका उल्टा कर देना, यानी कि इतने लोगों में तो ये आपको ध्यान रखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक, और इनके अलावा अगर कोई हो तो इनके अलावा बाकी लोगों में आपको इसका उल्टा करना है। कैसे उल्टा करना है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं, ठीक। अब जरा देखो अदर्स में आपको क्या करना है, अदर प्रॉपर्टीज, अदर प्रॉपर्टीज में बच्चों आपको ध्यान रखना है लिथियम से ज्यादा सोडियम, उससे ज्यादा पोटेशियम, उससे ज्यादा रुबिडियम और उससे भी ज्यादा सीजियम। सारी जनरल प्रॉपर्टीज एक पेज पे आपके सामने हैं, एनसीईआरटी से कुछ भी अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हार्डनेस पूछा जाए ऊपर से नीचे डिक्रीज, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज, हाइड्रेटेड साइज और एक्टिव साइज डिक्रीज। अब जो इसमें ना लिखा हो वो इंक्रीज, जैसे ध्यान देना एटॉमिक साइज पूछा जाए ये वाला आंसर बताएंगे, क्योंकि क्या कहीं पर एटॉमिक साइज लिखा है, नहीं लिखा है। आयनिक साइज पूछा जाए ये वाला आंसर बताएंगे, क्या कहीं पे आयनिक साइज लिखा है, नहीं लिखा है। एटॉमिक वॉल्यूम पूछा जाए ये वाला आंसर बताएंगे, क्या कहीं पे एटॉमिक वॉल्यूम लिखा है, नहीं लिखा है। इसका मतलब एटॉमिक वॉल्यूम में आपको ये वाला आंसर बताना है, ठीक। इसके बाद कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी जो यहाँ पे ना लिखी हो, जैसे आपसे कहा जाए आयनिक मोबाइलिटी, चेक करो क्या आयनिक मोबाइलिटी कहीं लिखा है, नहीं, तो आयनिक मोबाइलिटी में ये वाला आंसर बताना है। आयनिक मोबाइलिटी को ही आयनिक कंडक्टिविटी भी कहा जाता है। आयनिक कंडक्टिविटी लिखा है ये वाला आंसर बताना है। मेटेलिक नेचर पूछा जाए, क्या इसमें कहीं मेटेलिक नेचर लिखा है, नहीं, तो मेटेलिक नेचर में ये वाला आंसर बताना है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर पूछा जाए, क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इसमें कहीं लिखा है, नहीं लिखा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में ये वाला आंसर बताना है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाए, क्या इसमें कहीं रिएक्टिविटी लिखा है, नहीं लिखा है, तो रिएक्टिविटी में भी ये वाला आंसर बताना। कुल मिला के इसमें जो नाम ना लिखा हो उसका आंसर इस तरह से बता देना, सारे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएंगे। अरे समझ में आ गई होगी बात भैया, क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जरा देखो कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं फर्स्ट डे बुक में जो आपको ध्यान रखने हैं, और वो एक्सेप्शंस क्या हैं इन पे जरा ध्यान दो बच्चों। एक एक्सेप्शन आपको डेंसिटी में ध्यान रखना है, डेंसिटी, डेंसिटी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, फ्रांशियम को तो छोड़ ही देते हैं रेडियो एक्टिव की वजह से।
आगे जाने पर डेंसिटी इंक्रीज करती है, लेकिन बच्चों यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो ये कि जो सोडियम है इसकी पोजीशन को पोटेशियम के बाद बताना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब सही आंसर डेंसिटी कैसे आएगा, लिथियम से ज्यादा पोटेशियम और उससे ज्यादा सोडियम। सोडियम की पोजीशन को यहाँ पे लाएंगे, बाकी कोई चीज नहीं करना, उससे ज्यादा रोडियम और उससे ज्यादा सीजियम। ये हो गया इसका बिल्कुल सही आंसर। क्लियर? इसके बाद डेंसिटी के बाद बच्चों एक और आपको ध्यान रखना है, और वो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसमें भी थोड़ा एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये होता है कैसे, लिथियम से ज्यादा सोडियम से ज्यादा पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम से ज्यादा सीजियम, लेकिन इसमें एक्सेप्शन होता है लिथियम। लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट आपको बताना होगा। तो जब सही ऑर्डर आप लिखोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में जो सही ऑर्डर आएगा वो इस तरह से आएगा कि सोडियम सबसे कम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, उससे ज्यादा रुबिडियम, उससे ज्यादा सीजियम और सबसे ज्यादा लिथियम। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का आंसर ये बताएंगे। एक बात और बच्चों कॉन्सेप्ट याद रखना, जो ऑर्डर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का होता है वही रिड्यूसिंग पावर का भी ऑर्डर होता है। काहे का? रिड्यूसिंग पावर का। तो अगर रिड्यूसिंग पावर पूछी जाए तो इस तरह से बताएंगे। इसका मतलब एल्कली मेटल्स में सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? लिथियम। समझ गए भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। तो एल्कली मेटल्स में मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? लिथियम हुआ। इस तरह से। इसके बाद बच्चों अभी मैंने अर्थ क्रस्ट वाली बात लिखी थी। मैंने बोला था कि जो अर्थ क्रस्ट में परसेंटेज है वो भी ऊपर से नीचे जाने पर, मतलब लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम डिक्रीज करता है। तो इसमें अर्थ क्रस्ट में परसेंटेज में एक छोटा सा एक्सेप्शन लिथियम का होता है, वो मैं अलग से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो जल्दी से, ठीक। तो अगला जरा अर्थ क्रस्ट में परसेंटेज, अर्थ EARTH, अर्थ क्रस्ट परसेंटेज, और बच्चों इसी को बोला जाता है लिथोस्फीयर। आपके एनसीईआरटी में लिथोस्फीयर टर्म यूज किया गया है। लिथोस्फीयर परसेंटेज मतलब कौन जमीन में कितना पाया जाता है। तो देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, ये आगे जाने पे आप इंक्रीज करते जाना, सॉरी उल्टा कर दिया, सॉरी, ये आगे जाने पे डिक्रीज करते जाना। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम आगे जाने पे डिक्रीज करते जाना, लेकिन यहाँ पे Li की पोजीशन को उठा के Rb के बाद ले आना बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ये अर्थ क्रस्ट में इनका परसेंटेज ऐसे आएगा, सोडियम सबसे ज्यादा, पोटेशियम उससे कम, रुबिडियम उससे कम, लिथियम उससे कम, लिथियम को उठाने यहाँ मिलाए और सीजियम उससे कम। इसका मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी एल्कली मेटल मोस्ट एबंडेंट है अर्थ क्रस्ट में, आंसर होगा सोडियम। तो मोस्ट एबंडेंट एल्कली मेटल इन अर्थ क्रस्ट आंसर क्या हुआ? सोडियम हुआ। ये बच्चों के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के सारे क्वेश्चंस होते हैं खत्म। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के बाद फिर कुछ अलग से पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेंगे, और उन पॉइंट में एक आपको फ्लेम कलर पे भी मिलेगा क्वेश्चन कि कौन सी एल्कली मेटल किस तरह का फ्लेम कलर देती है। तो फ्लेम कलर इनके लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम, ये फ्लेम कलर आप याद रखना। जो लिथियम है ये देता है क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड। जो सोडियम है ये देता है गोल्डन येलो, सुनहरा पीला। इसके बाद ये देता है वायलेट, ये देता है रेड वायलेट, और इसके बाद ये देता है ब्लू। ये आपको इनके कलर याद रखने हैं। यहाँ पे बच्चों एक चीज और याद रखनी है, आपसे पूछ सकते हैं फ्लेम कलर में ही कि जो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम है, इनकी जो वेवलेंथ होती है, जिस वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे ये कलर आपको दिखाई देते हैं, उस वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होता है। ठीक, तो मैं जल्दी से आपको वेवलेंथ का ऑर्डर यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसी में यहाँ पे फ्लेम कलर में ही या एनसीईआरटी में छोटा सा बना होगा एक कोने में, देखना कुछ पिंक बैकग्राउंड में बनाया है छोटा सा। तो वेवलेंथ का ऑर्डर ऐसे आप याद रखना, वेवलेंथ
अरे वहां पे लैम्डा लिखा होगा इस तरह से, एक चार्ट बना होगा, ठीक। तो जो वेवलेंथ है उसमें याद रखना है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसको रटने का तरीका ऐसे याद रखना, पहला छोड़ दो, आखिरी छोड़ दो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, यहाँ पर तो इंक्रीज करते जाना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम यहाँ पर इंक्रीज करते जाना। और इसके बाद एक छोटा सा चेंज करना है, वो ये कि जो Li है इसकी पोजीशन को Na के बाद लाना और जो Cs है इसकी पोजीशन को बिल्कुल शुरू में लाना, एकदम सिस्टमैटिक सीक्वेंस बन जाएगा। ये क्या बन गया भाई, पढ़ जाओ। वैसे ही उस टाइम 10 मिनट चले गए फालतू पेज खिसकाने के चक्कर में। तो यहाँ पे देखो जरा ऑर्डर क्या बना, यहाँ पे ऑर्डर बन गया बच्चों इस तरह से कि जो वेवलेंथ है वो सबसे कम किसकी आई, सबसे कम वेवलेंथ आई CS की, CS से ज्यादा वेवलेंथ आएगी सोडियम की, सोडियम से ज्यादा, सोडियम की बात मैंने बोला था Li, ये आएगा Li, उससे ज्यादा आएगा K और उससे ज्यादा आएगा Rb। बस फ्लेम कलर में इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत होती नहीं। इसके बाद बच्चों ये तो जनरल प्रॉपर्टी हो गई किनकी, एलिमेंट्स की। अब इनके कुछ रिएक्शंस के बारे में और एनसीईआरटी में बताया गया है। रिएक्शंस में अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की बात करी जाए तो सारे के सारे एल्केली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके NH टाइप से हाइड्राइड बनाते हैं। अगर इनकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ पूछी जाए तो बच्चों जो लिथियम है ये बनाता है लिथियम ऑक्साइड, जो सोडियम है ये बनाता है सोडियम, बीच बीच में मिस पता नहीं क्यों कर रहा है, जो सोडियम है ये बनाता है सोडियम परऑक्साइड, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जबकि बाकी के जो लोग होते हैं ये NO2 टाइप के बनाते हैं और इनको बोला जाता है सुपर ऑक्साइड। ये जो मैंने बनाया था ये था बच्चों पर ऑक्साइड। पूरी बात समझ में आ गई। ये बात हो गई इनकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अगला क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं इनकी रिएक्टिविटी के फर्स्ट ग्रुप में वो पूछ सकते हैं इनकी वाटर के साथ में रिएक्शन, वाटर के साथ में रिएक्शन। तो बच्चों सारे के सारे एल्केली मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं MOH प्लस H2। सारे लोग बिल्कुल ऐसे रिएक्शन करते हैं और ये लोग कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर लेते हैं। अगला पूछ सकते हैं नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन। तो लिथियम तो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करके बनाता है लिथियम नाइट्राइल Ni3n, लेकिन जो बाकी के लोग हैं यानी कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन लोगों में आपको याद रखना है कि ये लोग नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो पूछ सकते हैं लिक्विड अमोनिया के साथ, बस इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा क्या ऊपर, बड़ी लेखन है यार, कोई बात नहीं, साफ ही ना कर देंगे। इसके बाद बच्चों अगला पूछ सकते हैं किसके साथ, लिक्विड अमोनिया के साथ। तो लिक्विड अमोनिया के साथ आपको याद रखना है कि सारे एल्केली मेटल्स लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व हो जाते हैं, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन को ही सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। साथ ही साथ ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक। और इसमें होता क्या है कि जो मेटल है जब ये अमोनिया के साथ में ऐड होती है तो अमोनिया का कुछ हिस्सा तो मेटल के साथ में जुड़ जाता है। मान लो अमोनिया जो थी उसका X हिस्सा, ये बुक में ऐसे XY करके लिखा है, वो XY का मतलब ये है कि दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। मान लो एक कोई छोटा सा हिस्सा X NH3 का वो N के साथ जुड़ गया, बन गया प्लस, साथ ही साथ अमोनिया का कुछ हिस्सा हमने वो मान लिया, मान लो Y हिस्सा है वो इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ गया, ये बन गया माइनस। इसी को बच्चों अमोनिएटेड और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक। तो ये हो गई इसकी क्या, केमिकल प्रॉपर्टी की बात हो गई। केमिकल प्रॉपर्टी के बाद अब इनके जो सॉल्ट होते हैं उनके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप कैसे करोगे। तो सॉल्ट के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस करने के लिए, सॉल्ट के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें थर्मल स्टेबिलिटी की, एक नजर में जल्दी से देखना, मेरी बातों पे बहुत कायदे से ध्यान देना। थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन अगर फर्स्ट ग्रुप में पूछा जाए आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है HOD। और HOD का मतलब है H
का मतलब हो गया हाइड्राइड, हाइड्राइड होते हैं बच्चों NH टाइप के। O का मतलब हो गया ऑक्साइड, ऑक्साइड होते हैं इनके M2O टाइप के। और D का मतलब आपको बताना है डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब लिथियम से कम सोडियम, उससे कम पोटेशियम, उससे कम रुबिडियम और उससे कम सीजियम। यानी कि हाइड्राइड में थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसे बताना, ऑक्साइड में थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसे बताना। हाइड्राइड ऑक्साइड के अलावा किसी की भी थर्मल स्टेबिलिटी, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, फलाना ढिमाका, कुछ भी बाकी किसी में भी थर्मल स्टेबिलिटी पूछी जाए, इसका उल्टा कर देना। उल्टा का मतलब लिथियम से ज्यादा सोडियम, उससे ज्यादा पोटेशियम, उससे ज्यादा रुबिडियम और उससे ज्यादा सीजियम कर देना। अरे थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन अब कर लोगे, एक लाइन में खत्म, कभी गलत नहीं होगा। केवल हाइड्राइड ऑक्साइड में डिक्रीज, बाकी सब में इंक्रीज बताना है। इसके बाद बच्चों अगर सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट ग्रुप में, या फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP, इसका क्वेश्चन पूछा जाए तो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में याद रखना MClO4 टाइप का हो या फिर MClO4 टाइप हो या फिर M2CrO4 टाइप हो। इनमें बताना लिथियम से कम सोडियम, उससे कम पोटेशियम, उससे कम रुबिडियम और उससे भी कम सीजियम। इन दो के अलावा किसी भी टाइप का कंपाउंड हो, नाइट्रेट हो, सल्फेट हो, ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, कुछ भी हो, बाकी सब में इसका उल्टा बताना। केवल दो में सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फर्स्ट ग्रुप में डिक्रीज करता है ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, इनके अलावा बाकी सब में इंक्रीज करता है। याद हो गई इतनी बात। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन भी कभी गलत नहीं हुआ, केवल इन दो में डिक्रीज करना। जैसे मान लो पूछा जाए कार्बोनेट में, तो कार्बोनेट में बताना लिथियम कार्बोनेट से ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी सोडियम कार्बोनेट की, उससे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी पोटेशियम कार्बोनेट की। बात समझ गए? तो इनके अलावा बाकी सब में इंक्रीज। तो ये बच्चों सॉल्युबिलिटी की बात हो गई। इसके बाद अगर यहाँ पर आयनिक नेचर पूछा जाए किसी भी तरह के सॉल्ट का, आयनिक नेचर फॉर्मूला चाहे कुछ भी हो, बेसिक नेचर पूछा जाए फॉर्मूला चाहे कुछ भी हो, या फिर पीएच का क्वेश्चन पूछा जाए तो फर्स्ट के ग्रुप के कंपाउंड का फॉर्मूला चाहे जो भी हो, आंसर हमेशा बताना है लिथियम से ज्यादा सोडियम से ज्यादा पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम से ज्यादा सीजियम। आयनिक नेचर सब में ऐसे इंक्रीज करना, बेसिक नेचर सब में ऐसे इंक्रीज करना, पीएच सब में ऐसे इंक्रीज करना। अरे बात समझ गए? चाहे कार्बोनेट हो, हाइड्रोक्साइड हो, ऑक्साइड हो, कुछ भी हो, सब में आपको ऐसे ही बताना है। एक आपको थर्मल स्टेबिलिटी का एक्सेप्शन है, वो बच्चों जरूर ध्यान रखना होगा। और वो थर्मल स्टेबिलिटी का एक एक्सेप्शन है क्लोराइड में। फर्स्ट ग्रुप में क्लोराइड में थर्मल स्टेबिलिटी में एक एक्सेप्शन है, और वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ऊपर से नीचे जाने पर टॉप टू बॉटम अगर हम देखें तो यहाँ पर टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी इन लोगों की इंक्रीज करती है, ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज। लेकिन KCl को आप बताना मोस्ट स्टेबल। तो ये एक छोटा सा एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर का कोई भी क्वेश्चन अब एल्कली मेटल चैप्टर में आपसे गलत हो नहीं सकता, क्योंकि जितनी बातें हो सकती थी वो सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं है, केवल एक आपको कंपाउंड दिया गया है। कौन सा? एक कंपाउंड दिया है Na2CO3, इसके बारे में जानना है। तो Na2CO3 इसको बनाया जाता है सॉल्वे मेथड से। जिस ऑप्शन में सॉल्वे मेथड लिखा हो उस पर टिक कर देना। ये कुछ कंपाउंड दिए गए हैं। एक आपको दिया गया है NaSCO3, ये पूछा जाए कैसे बनाया जाता है, बता देना। सोडियम कार्बोनेट में अगर वाटर एंड CO2 मिला दें, ये इसका बनाने का तरीका होता है। एनसीईआरटी पढ़ लेना जाके, बस इतना ही लिखा मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा। ठीक, एक कंपाउंड आपके सिलेबस में दिया है NaCl, ये आप बता देना कि सी वाटर से ऑब्टेन किया जाता है, मतलब समुद्र के पानी से इसको ऑब्टेन करते हैं। समझ गए मेरी बात? इसके बाद बच्चों एक कंपाउंड और दिया गया है, और वो दिया गया है NaOH। इसके बारे में बता देना कि ये कास्टनर केल्नर सेल में बनाया जाता है, कास्टनर केल्नर सेल के अंदर। इस तरह से एस ब्लॉक में जो एल्कली मेटल्स हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सारे के सारे होते हैं खत्म। घर पे एक बार एनसीईआरटी जरूर देखना। मैंने पिछले 1 घंटे में जितना आपको बताया है, इसमें हाइड्रोजन 100% टॉपिक एनसीईआरटी के, और एस ब्लॉक में एल्कली मेटल 100% टॉपिक एनसीईआरटी के यहाँ पे मैंने
बातें आपको समझ में आ गई होंगी, रिवाइज करना। और मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में भी अगर 1 घंटे में 2 चैप्टर आपके रिवाइज हो रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि हम अगर 1 महीने का टारगेट बना के चलेंगे पूरी केमिस्ट्री आराम से रिवाइज हो जाएगी। और आप में से कोई भी बच्चा घर में 1 घंटे में 2 चैप्टर रिवाइज नहीं कर पाता, अपने आप करके देखना, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्लास करते रहना, उससे क्या होगा, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होता रहेगा। ठीक बच्चों, अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट बच्चों, टाटा बाय।